ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत और हम बात कर रहे हैं इंसानियत के दुश्मन घोटालेबाज की। एक ऐसे घोटालेबाज जो इस वक्त में और भी ज्यादा याद आ रहे हैं। याद इसलिए आ रहे हैं कि अगर ये चीजें नहीं होती तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में सुधार हो चुका होता और लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा होता। और जो कोरोना की स्थिति इस वक्त है, ऐसी वक्त में याद आता है कि हमने क्यों यूं ही जाने दिया, हमने ऐसे मुद्दों को लेकर आंदोलन क्यों नहीं किया, हम क्यों दबाव नहीं बना पाए। जब अगर अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए भी जानकारी जब आ जाती है, बाजार में सामने आ जाती है, तो भी हम चुप क्यों रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति का मुद्दा है? क्या ये तो हम सभी लोगों का मुद्दा है, क्योंकि तो स्वास्थ्य का मुद्दा था और स्वास्थ्य के मामले में घोटाला मतलब आप सभी लोगों के साथ धोखा होना। आपका पैसा, आपके लिए जो सरकार का पैसा है, सरकार कि उससे भेजा गया आपके लिए पैसा, वो सभी लूट लिए गए इस घोटालेबाज के जरिए। और ऐसे कई घोटालेबाज उसके साथी जो सहयोगी हैं, सिविल सर्जन भी उसमें शामिल है, बताइए, जिन पे दारोमदार होता है पूरे स्वास्थ्य महकमे को संभालने का उस जिले में, लेकिन उन्होंने मिलकर सब कुछ ऐसा किया। और आज जब स्थिति कोरोना में है तो हम अब याद कर रहे हैं कि सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है, व्यवस्थाएं कमजोर है। कैसे कमजोर हुई? इन्हीं लोगों की वजह से। इसलिए न्यूज 11 भारत इस मुद्दे को आपके सामने रख रहा है। आपको जागने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को लेकर वो पीआईएल दाखिल करें, वो हाईकोर्ट जाए, उच्च अदालतों में जाए, गुहार लगाए कि साहब ये स्वास्थ्य का मुद्दा तो हमारा मुद्दा है, हमारा एक मूलभूत अधिकार भी है ये। चलिए एक बार फिर से हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और फिर से हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से विनोद मिश्रा का। और हमारे साथ बाकी जो हमारे पैनल पे हैं लोग वो जुड़े हैं हमारे साथ। राजीव कुमार भी हमारे साथ बने हुए, सुशांशु दा भी बने हुए, सुशांशु दा से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से विनोद के पास हम रुख करते हैं, जो कि राजदार हैं, कथित तौर पर राजदार हैं। वो भागीदार थे या नहीं थे ये वो खुद जानते होंगे, लेकिन फिलहाल अगर वो हिम्मत के साथ आगे आए हैं और उन्हें लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा था, आवाज मुझे उठानी चाहिए, उन्होंने आवाज उठाई है। चलिए हम स्वागत करते हैं इस बात का। विनोद, आपसे ये भी जानेंगे कि एसीबी ने जब जांच शुरू की तो कब से लेकर कब तक में प्रमोद या जो साथी उनके थे, यानी कि इस घोटाले के जो किंगपिन रहे हैं या तमाम आरोपी रहे हैं, उनके संपत्ति की जांच कब से कब तक की है? यानी असेसमेंट कब से कब तक का किया है? क्या पहले का और बाद का छोड़ दिया? कैसे हुआ ये सब कुछ? कुछ जानकारी आपके पास? तो नहीं बता सकता, क्योंकि घोटाला 2008 से चल रहा था जहां तक जानकारी हमें है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब से प्रमोद से मेरी झगड़ा हुई है तब से कुछ न कुछ मेरे घर पे कभी लेटर के तौर पे पत्थर में डाल के या फिर कोई इन्वेलप डाल के ऐसे कई जानकारियाँ हमको देने वाले, उसके जहाँ पुराने घर से लेके या फिर ये बहुत सारे लोग हैं जो 90% लोग ऐसे होंगे जिनको मैं जानता नहीं, वो कुछ न कुछ लेटर के जरिए मेरे घर पे डाल देते थे। ये कौन सा साल था ये? अचानक दरवाजा ये कभी मैं जान नहीं पाया, और उसमें लिखा रहता था पढ़ के फाड़ दीजिएगा तो आगे भी और जानकारी दूंगा। मैं आपको देख रहा हूँ, आप अपने गेट पे ही पढ़ के फाड़ दीजिए और बाहर गिरा दीजिए तो मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। तो ऐसे भी करके बहुत सारी जानकारी है। और फिलहाल मुझे एक उसके ही आदमी ने बताया कि कोर्ट में जो भी अभी जो जिस पे बेल उसको मिला है, शायद उसमें 2012 के सेकेंड लास्ट मंथ से और 2016 के फर्स्ट मंथ तक या सेकेंड मंथ तक का है, जो भी है सेकेंड मंथ या हाफ 2016 तक का है, तो वही है। और जबकि वो 2008 में ज्वाइन किया था, 2008 से लेके 2012 तक का पूरा डिटेल नहीं वहाँ पे है। और जहाँ तक मुझे जानकारी जो अभी एक तरफ से और भी आई है कि 2016 के फर्स्ट मंथ में उसने तकरीबन 31.5 लाख रुपया का केवल अपने नाम पे निकासी किया है। 2016 के फर्स्ट मंथ में केवल 31.5 लाख रुपया का निकासी केवल अपने नाम पे किया, और बाकी लोगों पे जो करता था वो करता ही होगा। एक दिन में इसका तकरीबन 18/3/2016 में एक दिन में तकरीबन 8 लाख रुपया निकाला है। तो ये कौन सा साल था? वो अकाउंट था कि धर्मशाला था, उसके लिए वो कुबेर का खजाना अपने घर का था कि वो उठा लेता था और उसको कोई रोक टोक नहीं। जहाँ तक हम भी सुने आप ही के चैनल से कि कोई भी चीज़ को अगर सरकारी दिया जाता है तो उसको
किसी एवज में वर्क ऑर्डर हो या फिर चालान हो देता है तो उसके या दवा देता है तो उसके एवज में सरकार उसको पैसा देता है। वो भी रजिस्टर्ड कोई कंपनी होती है, वही उसको सप्लाई भी कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या था कि प्रमोद अपने अकाउंट में इतने पैसा खुद ट्रांसफर कर लेता था, बाकी लोगों को भी अकाउंट में ट्रांसफर करता था, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं। एक महीना में 31.5 लाख रुपया सिर्फ अपने नाम पे, बाकी जानकारी जैसे जैसे होती है हमको लोग देते हैं। और उसका अभी एक राजदार और भी है जो हमको खुद मिला था, बोला था कि मेरे बारे में जिक्र मत कीजिएगा नहीं तो मेरी जान तो पक्की चली जाएगी, क्योंकि उससे भयभीत तो सारे लोग हैं। उसने बताया यानी आप लोग का इस्तेमाल किया है, ऐसे बहुत सारे लोग आप लोग जिनको मित्र बनाया होगा उसने इस्तेमाल किया और आप लोग इस्तेमाल हुए, या कुछ फायदा भी पहुंचा होगा उसने कुछ शुरू में आप लोगों को, तभी तो मित्र बने होंगे शायद आप लोग। अगर जानकारी होती तो विरोध इतना बड़ा नहीं होता। और सबसे पहले विरोध मैं ही कर बैठा, क्योंकि जब पासबुक अपडेट हुआ, अब आप ही मेरे घर के बगल में रहेंगे, या तो मैं ही कह दूंगा मेरे घर पे इमरजेंसी आप पैसा दे दीजिए, तो आप कहेंगे कि नहीं अभी मेरे पास, तो मैं कहूंगा बाहर में हूँ आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, तो आप कहेंगे ठीक है आप कर दो तो मैं दे देता हूँ। उससे ज्यादा तो कोई नहीं कुछ कर सकता। मेरा भी बस यही रोल था। कलंक तो बहुत सारा मेरे पे लगा, लेकिन आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि प्रमोद अपने साथ मुझे जरूर रखता था, लेकिन वो मेरा सिर्फ शरीर दिखाने के लिए, यूज करने के लिए, कि एक मतलब कि एक सेक्रेटरी समझ लीजिए या फिर अपना मन लगाने के लिए। वो सिर्फ यही कहता था कि रुकिए ना, आपको बहुत जल्द कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, ये सब काम क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन का काम ले रहे हैं आप, उसी में शामिल हो जाइएगा। आप ऑक्सीजन का काम ले रहे हैं, आप धनबाद का ले लेते हैं, उसमें आप शामिल हो जाइए। लेकिन वो अपने साथ रखते रखते कभी इस चीज का जिक्र हुआ ही नहीं और ना आया। और वो आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कि जब मैंने जब मैंने उसको कहा कि इतना दिन हो गया, अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो कैसे होगा मेरा, आप नहीं समझ रहे मुझे। मेरी कुल मिला के सब्जबाग आपको दिखाया उसने। आपको बताता हूँ कि आज के डेट में 2013 में मैंने अपनी बाइक खरीदी थी, वो भी किस्त पे। और सबसे बड़ा चीज है कि कोई भी कह देगा किस्त पे लेना, कौन सा बड़ा चीज। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि मेरे बैंक में ये हाल हो गया था कि 3 बार मेरे किस्ती का फेल हो गया था, मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं था। प्रमोद जैसा उद्योगपति करोड़पति दोस्त के रहते हुए मेरी ये हाल थी। लेकिन आपको ये बता दूं कि कभी हराम का धन किसी का लेने का न इच्छा था, न है, न कभी होगा। उसके साथ रह के मेरा काम। चलिए, ये तो आपने सही कहा कि चलिए आप जागे, लेकिन देर से जागे, तब तक घोटाला हो चुका था। चलिए, जानकारी आपको मिली। अच्छा, जरा सा हमें ये भी जानना चाहते हैं, जो हम मोटा मोटी तौर पे खबरें आती है कि मतलब 7 करोड़ का बंगला उसने बना रखा है। बहुत ही थोड़े से आपके जरिए, क्योंकि आपका आना जाना था, कितने पैसे उसने कमाए होंगे अंदाजन? उसमें हमको 6 से कम नहीं लगता सर। प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। वो सारा कुछ, वो शायद फिल्म स्टार के घर में जो होता है उस टाइप का चीज, वो सारा कुछ उसका था। कुछ सुना था लकड़ी विदेश से मंगाता है, मार्बल विदेश से मंगाता है, देखा है आपने वो सब कुछ? हाँ, वो सारा कुछ बाहर से इंपोर्ट करता था। उसके पास बहुत सारे लोग आते थे। लोकल वो चीज को एक्सपेक्ट करता ही नहीं था। वो किसी भी चीज में लोकल चीज को चाहता ही नहीं था। तो मतलब ये सिर्फ उसके पास बंगला ही था? कुछ और भी संपत्ति तो होगी उसने जोड़ी होगी, गाड़ियां बहुत सारी होंगी, या गहने होंगे, कैश होगा? वो तो सारा कुछ सर, वो तो पेपर में भी उस समय निकला था जब लॉकर उसका खुला था, तो 1.5 किलो या 2 किलो सोना और 200 ग्राम हीरा वगैरह, पेपर है मेरे पास, कटिंग है उसका, वो सब निकला था उसका। और निकला था कि कई जगह संपत्ति बना रखी है। वो लैपटॉप पे जब कुछ करता था ना, तो उस समय काफी स्टिक हो जाता था। जैसे कोई आया भी ना तो कहता था आप थोड़ा सा उधर बैठिए, हम थोड़ा काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसके बाद उसका लैपटॉप ही उसका सारा राज होगा। उसके और भी 1-2 लोग हैं जो काफी राजदार हैं उसके, जो मतलब किनको बेसिकली वो पैसे भेजता था? कौन कौन से लोग थे जो इसके खेल में शामिल हो सकते हैं, जिनकी जानकारी आपको है? सर काफी लोग हैं। मैं किसी का नाम लेके खुद का दुश्मन अब नहीं बन सकता। काफी बन चुका हूँ दुश्मन। मेरी जिंदगी काफी खतरे में है सर। आपके कैमरे पे आने के बाद कल से या अभी से मेरी जिंदगी का क्या कंडीशन होगा, मेरे परिवार या फिर किसी केस में फंसाना, उसके लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। उसका काफी आपने बहुत हिम्मत की और आप न्यूज 11 पर आए, तो ये तो आप मान के चलिए कि हमारे जो वहाँ के सहयोगी होंगे वो आपको मुलाकात करवाएंगे, SSP से, वहाँ से DC से मुलाकात करवाएंगे और मिलेगा। और आप बहुत भरोसा
संस्था के साथ ही मैं आया हूँ। आपके बहुत भरोसे पे ही मैं आया हूँ। न्यूज़ 11 का जो इतना नहीं, इस भरोसे को आप मानिए, इस भरोसे को मानिए विनोद मिश्रा जी, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत एक बार फिर से याद दिलाता है, प्रमोद सिंह हो या उनके साथ के सहयोगी उनके हो, चाहे वो तमाम सिविल सर्जन हो, हम आपकी बहुत सारी चीजें हमारे पास धीरे इकट्ठा हो गई हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, आपके अकाउंट नंबर्स तक आ गए, हमारे पास स्टेटमेंट तक आ गए हैं कि कब कब कैसे कैसे किसको किसको अपने पैसे दिए हैं। तो न्यूज़ 11 तो एक ही उसका फॉर्मूला है, वो तब तक छोड़ता नहीं है जब तक कि तोड़ता नहीं है। और इस बात तो तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना का काल है। कोरोना के काल में पीएचसी की हालत अगर ऐसी है तो ये इन्हीं लोगों की वजह से, झारखंड के घोटालेबाज ये लोग हैं, झारखंड के पैसे को खा रहे ये लोग, गरीबों के पैसे को इन्होंने खाया है। झारखंड जिसका सपना देखा गया था, बहुत सारे वीर सपूतों ने जान दी इसके लिए, लेकिन उस सपने को तार-तार करने वाले लोग यही लोग हैं, प्रमोद सिंह हो या शशिभूषण जो हैं, या वो कोई अरुण है सिविल सर्जन, लोग पूर्व सिविल सर्जन जो तमाम लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि स्वास्थ्य घोटाले, स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ोतरी करने का, स्वास्थ्य को मजबूत करने का, सुविधाओं को, और ये घोटाला करते रहे। कहते हैं कि बहती गंगा में हर कोई हाथ डालता है, लेकिन तो गंगा बहा रहे थे, इन्होंने गंगा की शुरुआत की वहां से, और ऐसे कई पीएचसी होंगे। विनोद, एसीबी की हम बात करें यहां पर, तो एसीबी के जो अधिकारी हैं जो इस जांच को कर रहे थे, जो लोकल अधिकारी होंगे वहां पर जो शामिल किए गए थे, क्या उनके साथ सेटिंग कर ली थी होगी इन्होंने? मेरे जानकारी में कुछ ऐसा नहीं था। कभी कभी जब बुलाते थे तो मैं जाता था, और मैं आपको अभी नहीं बता, मेरा सवाल ये है कि एसीबी के जो लोकल अधिकारी वहां पे होंगे धनबाद के, क्या उन तक भी पहुंच बना चुका था प्रमोद सिंह? ये कहना मुश्किल है सर, उसके लिए कोई भी चीज बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज है। वो तो ये भी कहता था, कभी कभी मैं सुना हूँ कि इस चीज को एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता कि वो लोग किसी पैसे को उसको 50% में कैसे कन्वर्ट करते थे, बाहर का पैसा है क्या है, ये सब चीज समझ से परे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने एक दो लोगों को बोली भी थी, तो शायद गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अगर ईडी लगे तो इस चीज को हमको लगता है कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का पैसा रहता तो कोई भी चीज अगर खरीदा जाता तो उसका एक टेंडर होता या उसका एक चालान होता, कुछ भी होता, वाउचर होता, लेकिन बिना कुछ के अगर किसी अकाउंट में इतना पैसा दिया जा रहा है और उसका कभी ऑडिट में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है सर, कि जरूर वो पैसा बाहरी पैसा है, कुछ है, इस तरह का तो डाउट होता था। वो कहता भी था कभी कभी, लेकिन इस चीज को हम लोग सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन आज बहुत सारे चीज पे सवाल उठता है, लेकिन ये सब सवाल तो सर बगैर ईडी के तो संभव है ही नहीं, इस पैसे का क्लियरिफिकेशन करना। और सर आपसे बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि अब हमको बस कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि मेरे साथ बहुत नहीं। विरोध देखिए आप जनता के मुद्दे को आप लेकर आए हैं सामने, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जनता अब आपके साथ है, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, वो तो सही है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी सोशल मीडिया पे जुड़ रहे हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि सैल्यूट है ऐसे शख्स को। वो चाहता तो उस प्रमोद से या उसके साथियों से, यानी कि जो तमाम घोटालेबाजों हैं, उनसे पैसा लेकर बैठ सकता था, चुप रह सकता था, लेकिन वो चुप नहीं हुआ। उसे लगा कि गलत हो रहा है, उसे लगा कि इस समाज में वो रह रहा है तो इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो विनोद मिश्रा, आपके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं अब धीरे धीरे। खुद हमारे साथ जो पैनल बैठे समाज सेवी सुशांत मुखर्जी, उनका भी यही कहना है, धर्मास उनका भी रिश्ता शायद है, वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, विरोध इतना बढ़िया काम अगर कर रहे हैं तो उनको यूं ही हम कैसे छोड़ सकते हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि न्यूज़ 11 भले विरोध का साथ ना दे, अब तो मैं साथ दूंगा। धनबाद के हैं वो, और धनबाद के लोगों के बारे में सोचा उन्होंने। ये चीजें मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, चीजें आ रही, तमाम चीजें। विरोध तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूज़ 11 भारत पर आप हैं, और न्यूज़ 11 भारत हमेशा ये कहता है, हमेशा कहता है कि जिस चीज को हम जनता से जुड़ा कोई मुद्दा उठाते हैं तो उस चीज को हम वहां तक पहुंचाते हैं, उसके अंजाम तक, जहां तक उससे पहुंचना होता है। और विरोध, आप अगर रास्ते में हमें छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? इस लड़ाई को हमने शुरू किया है, इस लड़ाई को आप लड़ रहे थे अकेले, हमें पता चला, हमने साथ देना शुरू किया, और देखिए क्योंकि हमें लगा कि हाँ, एक नोबल कॉज के तहत आप खुद इस मामले को लेकर गए हैं प्रशासन तक, पुलिस तक, एसीबी तक पहुंचाया, इनकम टैक्स तक पहुंचाया आपने, तो अब बीच रास्ते में आप कैसे मुकर सकते हैं? आप खुद सोचिए, आपकी आत्मा गवाही देगी कि इस लड़ाई को अब मिलकर अंजाम तक पहुंचाना है हम लोगों को।
हम तो चाहेंगे जब से कि जलेबी दिखाना शुरू किया है तब से वो लोग पीछा करना छोड़ दिए हैं। अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पीछे नहीं कोई है। यही तो बात हम कह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हो चुके हैं विनोद। बहुत से लोगों की नजर आप पे है जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपको सैल्यूट कर रहे हैं कि आप इतने बहादुर शख्स हमारे बीच में हैं। उन सारे लोगों को आभार है मेरे तरफ से सर। तो इस लड़ाई को हमें मिलकर आगे तक ले जाना है, बढ़ाना है, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। प्रमोद सिंह और तमाम सिविल सर्जन हैं, उनको जब तक विनोद एक बात ये भी बता दीजिए, आपसे लगातार हम तमाम जानकारियां तो नहीं रहे हैं। हाई कोर्ट में जब बेल के लिए अप्लाई किया था प्रमोद ने 20 लाख या 25 लाख शायद के मुचलके पर उसने शायद लिया था पैसे। वो कहां से पैसे आते, कुछ जानकारी? क्या अलग से भी वो कोई क्या कोयले का कारोबार भी करता था? हलफनामे में शायद उसने कुछ ऐसा जिक्र किया है। वो कोई कारोबार नहीं करता था सर, क्योंकि उसके साथ में सबसे ज्यादा टाइम हम लोग बिताते थे। आप किसी से भी पूछिएगा वो बता देगा कि वो कोई कारोबार नहीं करता था। और मैं बता दूं कि जब एसीबी ने हमसे मैं ये केस हो गया था, इसके बाद से मैं इससे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। मैं अपनी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश कर रहा था, ठेकेदारी करता था। वहाँ भी काफी लोग मेरा विरोध कर दिए, उसके साथ के लोग कि विनोद को काम नहीं करना चाहिए, और इसलिए काफी आगे गए। मेरी ठेकेदारी भी खत्म हो गया। बाद में मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में चलिए बिल्कुल विनोद, तो आपने बहुत बहादुरी के साथ तमाम बातों को रखा है हमारे सामने। अब रुक कर लेते एक बार फिर से राजीव कुमार जी का, जो हमारे साथ जुड़े हुए और शायद बहुत गुस्से में भी होंगे मुझ पर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वक्त उनको दिया नहीं। क्योंकि देखिए आज राजीव कुमार जी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं आपसे, वक्त आपको मैं दे नहीं पा रहा हूं, क्योंकि विनोद के पास इतने सारी चीजें हैं इस पूरे मामले से जुड़ी कि शायद हमारे पास कुछ अलग से बात करने के लिए वक्त ही नहीं रह पा रहा है। फिर भी राजीव कुमार जी, जिस तरीके से हम बात करें कि उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, या फिर एक जैसे बेल लेने के बाद से ये साफ हिदायत होती है कि आप जो गवाह हैं या फिर बहुत सारे साक्ष्य हैं उसको आप छेड़छाड़ आप नहीं करेंगे, तमाम चीजें होती है। तो क्या ऐसे मामले को स्वतः संज्ञान में लेकर या किसी के जरिए कोई याचिका दाखिल कर उस बेल को खारिज करवाया जा सकता है क्या? कोई ऐसा प्रावधान है क्या? क्योंकि आप तो देखिए तो साफ ये कह रहे हैं कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो ये तो बेल का उल्लंघन हुआ, बेल के जो नियम कायदे उसका उल्लंघन ही से माना जाए। यदि ये इस केस में ये अहम विटनेस है और इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है या इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए एसीबी को, तो इनको बिल्कुल अधिकार है कि वे सक्षम न्यायालय में जा करके वहां से अपने प्रोटेक्शन के लिए एक तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए, दूसरा ये जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेयर कर सकते हैं। और इनको, हमको लगता है कि माननीय न्यायालय या जो भी न्यायालय होगा, सक्षम न्यायालय, वो इनकी बातों को सुन करके इनके पक्ष में हमको लगता है कि इनको प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर कर सकती है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये होना चाहिए और इनको तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसा जिस निर्भीकता से इन्होंने ये सारी बातों को उठाया है, तो हम तो बहुत थैंकफुल हैं इनके कंट्रीब्यूशन को समाज के लिए। और लगता है कि इनका काम, और आपने सराहा और लोग भी सराहे, हम लोग भी सराह रहे हैं, और इस तरह से लोग आगे आए और लोग बताएं कि इस तरह का जो आज जो लोग मर रहे हैं कोरोना काल में, उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इस तरह के लोग हैं, बिल्कुल, जो हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल एक तरह से नष्ट कर दिए। आपको बता दें, जितने भी पीएचसी या सीएचसी हैं झारखंड में, उसमें इसी तरह का कमोबेश हो रहा है धंधा। और देखिए, सबसे बड़ा क्राइम किया है हमारी सरकारों ने। क्यों इन लोग रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे? आप या तो नौकरी में कम ही रखिए, लेकिन रेगुलर नौकरी दीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में आप रखते हैं, वो करोड़ों रुपए कमाएगा, चला जाएगा, आप क्या करेंगे उसका? बिल्कुल, ये आपके पास पावर नहीं है, आपके पास लॉ नहीं है उनके प्रॉपर्टी को सीज करने का। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में धंधा हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग में तो आज के दिन में जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिस्कशन है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ झारखंड में, आप डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, टेक्निकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, आप जो हर एक पीएचसी सीएचसी 5.5 करोड़ का एक
स्टैंडर्ड मॉडल बनाया आपने, सब जगह बना दिया। हम आपको बता दें 2 पीएचसी सीएससी का हमने देखा है। ठाकुरगांव एक जगह है यहाँ से करीब 30 किलोमीटर, वहां पे हमने फोटोग्राफ भी शेयर किया था सोशल मीडिया में कि इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है ठाकुरगांव में। और ये बेवकूफी है यहाँ के ऑफिसर्स का कि उसको गाय चरने के लिए और उसमें गाय बांधने के लिए लोगों ने छोड़ दिया है। वहां हमने देखा जा करके तो 2 नर्स थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। आप डॉक्टर को नहीं अपॉइंट करेंगे, नर्स को अपॉइंट नहीं करेंगे, वहां पे सही तरीके से रख रखाव नहीं होगा, यानी बिल्डिंग तो ये जो कोरोना आएगा तो उसके बाद हम क्यों रोए? ठेकेदार होगा, उसकी कमाई हो जाए, उसको ठेका मिल जाए, बस इतना ही मतलब यानी कुल मिलाकर है अधिकारियों का। बिल्कुल यहाँ का आपने झारखंड में कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल सर, डीपीआर एक बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल, आप अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं डॉक्टर्स का, डॉक्टर्स को इज्जत नहीं देंगे, टेक्निकल स्टाफ को इज्जत नहीं है, तो यही होगा, लोग मर रहे हैं। बिल्कुल राजू जी, सुशांतो दा भी कुछ कहना चाहते। सुशांतो दा, एक चीज तो बहुत अच्छा से राजीव कुमार जी ने कहा यहाँ पर कि शायद कॉन्ट्रैक्ट पर बहालियां ही सिर्फ झारखंड में हो रही है ताकि आप घोटालों को अंजाम दे ले या दिलवा ले और सब कुछ रफा दफा हो जाए। ये काफी हद तक आपको भी सच लग रहा है क्या? एकदम निश्चित तौर पर कि इस तरह से अगर अपॉइंटमेंट दे उसके बाद वो भाग जाएंगे तो वो क्या करेंगे? लूट के चले जाएंगे। हमारे यहाँ कोई कानून भी नहीं है इस तरह। और अब जो इक्विपमेंट हमारे पास, जो मेडिकल इक्विपमेंट है, उसको चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। आप अभी भी रिम्स में अभी जस्ट 1-2 साल से दिख रहे हैं, नहीं तो ये हाल थे कि मशीन खरीद लेते थे। सोचिए, बड़े मशीन आ गए, वो रह गए, वो 5 साल बाद फिर दूसरा आ गए, लेकिन उसका चलाने वाले के कोई हैंडल करने के लिए कोई दूसरा स्टाफ लिया ही नहीं। इस तरह से घोटाला, उस घोटाला को भी साथ में अटैचमेंट करना चाहिए और जांच होनी चाहिए। हमें लगता बड़े बड़े लोग इस पर आएंगे और स्वास्थ्य में तो कभी भी छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसको अगर जांच इस तरह से ना हो, हम अभी भी कह देते गवाह जो है उनको दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग रोड पे उतरेंगे, सिर्फ कोरोना हटने दीजिए, रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करके उसको क्या तक पहुंचाएंगे वो देखेंगे और आपकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि आप अकेले बोल रहे, अब 100 लोग झारखंड के बोलेंगे इस तरह से। आप डरे नहीं, आप जीत रहे और झारखंड जीतेगा। जी बिल्कुल, विनोद मिश्रा, आप सुन रहे हैं कि सारे लोग आपके साथ में हैं। और देखिए, सुशांतो मुखर्जी जो आपके शायद धनबाद से ही ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के लोग तो हैं, हम भी आपके साथ हैं और आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और एक चीज तो आपको याद दिला दे कि न्यूज 11 भारत जो है वो किसी मुद्दे को जब उठाता है तो उसको अंजाम तक पहुंचा कर रखता है, क्योंकि मुद्दा जनता से जुड़ा होता है। न्यूज 11 भारत हमेशा सच दिखाता है, ये बात तो आपने सुना होगा। और पूरे ईमानदारी के साथ हम तमाम खबरों को दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास तथ्य होते हैं। डंके की चोट पर चीजों को हम दिखाते हैं, हमारे पास तमाम तथ्य हैं। और इस मामले में भी जो झारखंड के धनबाद में हुआ है, पीएचसी में जोड़ा पोखर के जो खेल खेला गया है, उससे जुड़े तथ्य भी हमारे पास हैं। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हम किसी भी मामले को तह तक तभी ले जाते हैं और उस मुद्दे को तभी उठाते हैं जब हमारे पास सबूत होते हैं, हमारे पास तथ्य होते हैं। और देखिए, कई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस चीजों को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। और न्यूज 11 भारत एक बार फिर से उसी अपने फॉर्मूले को दोहराता है कि प्रमोद सिंह या बाकी जो भी आरोपी हैं, हम तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने जनता का पैसा लूटा है, जनता का पैसा दबाया है। इस लड़ाई को हम आगे जारी रखेंगे। विनोद मिश्रा, चाहेंगे आपसे कि आप कल भी हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि इस मामले में भी बहुत सारी चीजों को सामने लेकर आना है, लोगों को जोड़ना है और बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े, तो डरिए आप बिल्कुल नहीं। न्यूज 11 भारत आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हैं। इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला बना रहेगा। और राजीव कुमार जी और सुशांतो मुखर्जी जी और साथ में विनोद मिश्रा, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। नमस्कार। सच है तो सच है तो दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर NLM स्पेशल। और इसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य महाघोटाले की। या स्वास्थ्य महाघोटाला, धनबाद का स्वास्थ्य महाघोटाला, और ऐसे घोटाले कई होंगे राज्य में अपने अपने स्तर पर। झारखंड कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है इस वक्त,
संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है, अस्पतालों की कमी झेल रहा है। दूसरी तरफ धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी अरबों डकार बेखौफ ऐश की जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब इनकी यह अयासी बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द इनकी संपत्ति सीज होने वाली है। कई घोटालेबाज हैं इनमें। न्यूज़ 11 भारत के पास मिले हैं ऐसे सबूत और तथ्य जो इन घोटालेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। हमें मिले हैं ऐसे सबूत। हम यूं ही और बेवजह ऐसे प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। प्रमोद कुमार सिंह और बाकी के उनके सहयोगी, सुनिए आप। कोरोना काल में सूबे के गरीब और मरीजों के काम आने वाली रकम से मौज करने वालों के खिलाफ अब कई लोग जो हैं वो उच्च अदालत में पीआईएल भी करने वाले हैं, जनहित याचिका, जिसके बाद ये जांच तेज होगी। एसीबी के जरिए आप बच गए, लेकिन आने वाले दिनों में आप लोग नहीं बचेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसके बाद हर पहलू से हम आपको रूबरू कराएंगे इस महाघोटाले से। की जिंदगी जी रहा स्वास्थ्य महाघोटाले का मास्टरमाइंड। एसीबी की छापेमारी के बाद भी प्रमोद की ऐश, जेवरात जब्त होने के बाद भी प्रमोद की पत्नी की चांदी, अब भी हीरे और सोने के जेवरात की है मालकिन। न्यूज़ 11 भारत पर गुर्गों ने खोला घोटालेबाजों का काला चिट्ठा। महामारी में मरीज और सरकार है हलकार। घोटाले की रकम से मौज काट रहे भ्रष्टाचारी। घोटाले के अरबों की रकम से बन सकते थे कई अस्पताल। कोरोना काल में बचाई जा सकती थी कईयों की जान। अब नहीं बचेंगे धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपी। सरकार ने भी घोटाले पर लिया है संज्ञान। बहुत जल्द सीज होगी आरोपियों की संपत्ति। घोटालेबाजों के खिलाफ जल्द होगा पीआईएल। झारखंड की जनता के अरबों रुपए डकारने वाले धनबाद के स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों की ऐश बहुत जल्द खत्म होने वाली है। गरीबों की सेहत के लिए इस्तेमाल में आने वाले पैसों का गबन करने वाले भ्रष्टाचारी अब बहुत दिन तक खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इनके खिलाफ एसीबी की जांच चल रही है और बहुत जल्द इनकी संपत्ति सीज होने वाली है। तत्कालीन अकाउंटेंट मास्टरमाइंड प्रमोद आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत पर चल रहा है। अब बाकी के आरोपियों के खिलाफ जांच तेज हो चुकी है। प्रमोद कुमार पूर्व अकाउंटेंट, जोड़ा पोखर घोटाले का किंगपिन। शशि भूषण प्रसाद सिंह पूर्व सिविल सर्जन, घोटाले का किंगपिन। अरुण कुमार सिन्हा पूर्व सिविल सर्जन, घोटाले का किंगपिन। अजीत कुमार पूर्व अकाउंट प्रबंधक, घोटाले का किंगपिन। मेरे पीछे तस्वीरों में नजर आ रहा मकान अजीत कुमार साहू का है। ये मकान उसी अजीत कुमार साहू का है जो एनआरएचएम में सेवाएं देते हैं और इससे पहले वे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर धनबाद के रूप में धनबाद में पदस्थापित थे। अजीत कुमार साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की और एक बहुत बड़ी धनराशि जो सरकारी धनराशि है उसे अपने निजी खाते में डाल लिया। अब अजीत साहू सवालों के घेरे में हैं और देखना है कि अजीत साहू पर सरकार की गाज कब तक और किस हद तक गिरती है, जिसने आपदा में अवसर तलाशने का काम किया है। प्रिया सिंह आरोपी प्रमोद सिंह की पत्नी। अमरेंद्र कुमार प्रमोद का करीबी। अश्विनी पूर्व कंप्यूटर ऑपरेटर, पीएचसी जोड़ा पोखर। रामजय सिंह अकाउंट ऑफिसर, चास पीएचसी। अरुण सिंह अकाउंट प्रबंधक, बागमारा पीएचसी। शशि भूषण प्रसाद पूर्व पीएचसी पदाधिकारी, दिवंगत। ये उन भ्रष्टाचारियों के चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड की सेहत को खराब किया है। जितनी रकम इन घोटालेबाजों ने डकारी है उतनी रकम से सरकार कई अस्पताल खुलवा सकती थी। कोरोना महामारी में त्रस्त मरीजों को राहत पहुंचाई जा सकती थी और कईयों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इन पैसों से आरोपी और आरोपी की पत्नी ऐश की जिंदगी बसर कर रहे हैं।
एसीबी की छापेमारी में 2.5 किलो से ज्यादा सोने और हीरो के जेवरात जब्त होने के बाद भी मास्टरमाइंड की पत्नी गहने लाद कर घूम रही है। अब सरकार ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। सरकार और गरीब जनता के पैसों का गबन करने वाले अब जल्द जेल जाएंगे। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिलीप के साथ रांची से आकाश भार्गव की रिपोर्ट। तो सोचिए, अंदाजा लगाइए कि कैसे एक महाघोटाला होता है, जांच होती है और जांच के बाद जो आरोपी है वो बेल पर बाहर घूम रहे होते हैं। एक बात आपने भी नोटिस किया होगा इस रिपोर्ट को देखते वक्त कि जो मास्टरमाइंड है प्रमोद सिंह, उसकी पत्नी अभी भी गहनों से लदी हुई नजर आती है। यानी कि जो गहने थे, जो पाप की कमाई से उसने कमाए थे, वो आज भी उसके पास है। तो कैसी जांच है ये? और इसलिए सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर जांच होने के बाद वो बेल पर कैसे घूम रहा है। क्या जांच को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, या जांच में कुछ और चीजें या और धाराएं नहीं जुड़ेंगी? आखिर किस जगह पर, कहां पर कमी है कि मामला अभी बस ऐसे सोच लीजिए आप कि बस यूं ही टाल दिया गया है? क्योंकि ऐसा तो होता है हमारे यहां, न्यायालय में मामला चलते रहता है और उसके बाद आप बेल ले लेते हैं, फिर सुनवाई होती रहती है, सालों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं और आप ऐश करते रहते हैं। प्रमोद कुमार सिंह, जो कि मास्टरमाइंड है, प्रमोद जिसका मतलब ही होता है खुशी, प्रसन्नता, लेकिन ये प्रसन्नता खुशी उसने जनता को नहीं दी, वो दे सकता था। उस पीएचसी में जहां वो काम कर रहा था, वो तमाम सुविधाएं जो सरकार से आती जनता को प्रसन्नता देती, वो दे सकता था, लेकिन उसने सिर्फ अपनी खुशी ढूंढी, पाप की कमाई अपने पास रखी और अयासी करता नजर आया। कई लोग उसके साथ थे, सिविल सर्जन, कई पीएचसी के लोग। और इस मामले को लेकर हम इसलिए आज बैठे हैं क्योंकि कोरोना काल है। आप कहेंगे कि कोरोना की बातें होनी चाहिए थी, तो जनाब दिन भर हम कोरोना की बातें आपको दिखाते हैं, तमाम खबरें आपको दिखाते हैं, कई जगह से खबरें दिखाते हैं, जो कमियां वो बताते हैं, जो अच्छी चीजें होती वो बताते हैं, लूप होल्स गिनाते हैं और आपको सतर्क भी करते हैं। लेकिन अगर आप अंदाजा लगाइए, पीएचसी में तमाम चीजें मौजूद होती तो कितने लोगों को राहत मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग जो धनबाद जाते या रांची पहुंचते, उन्हें वहीं पर इलाज मिल जाता, कई उपकरण, कई दवाइयां खरीदी जाती। इसलिए हम इस महाघोटाले को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी कमाई है, जनता की कमाई। कोई ऐसे लेकर कैसे बैठ सकता है? कोई कैसे अपनी जेब में डाल सकता है जनता की कमाई को, जनता की गाड़ी कमाई, जो कि सरकार को हम टैक्स के माध्यम से देते हैं, या ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे लिए योजना बनती है, वो पैसे उधर डाइवर्ट होते होंगे। वो तमाम पैसे दबाकर बैठा हुआ है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? इस वक्त में कोरोना है, माना कोरोना है, लेकिन ये पीएचसी कोरोना के जंग में मददगार साबित होता अगर सब कुछ ठीक तरीके से हो रहा होता तो। और इसलिए इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। हम जो आरोपी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना वो जाएं, ये हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनहित याचिका इसमें दाखिल होनी चाहिए। विभागीय मामला नहीं है, ये गबन का मामला नहीं है, ये पाप है, महापाप है। और ये याद आता है कि पाप क्यों है? कोरोना काल में जब हाहाकार मचा हुआ है। अब बचेंगे नहीं। न्यूज़ 11 भारत ने ये ठान लिया है, ये कसम खा ली है, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत आपने देखा होगा कि हर बार हर मुद्दे को जो जनता से जुड़ा होता है, जनहित से जुड़ा होता है, उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है, बताता प्रशासन को कि यहां आपसे चूक हुई है और अगर इसके आप इस तरीके से जांचें तो आप कामयाब हो जाएंगे, उस जड़ तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था। शायद आपकी नजरों में ना आए, लेकिन हमारी नजरों में आता है और हम फिर चुप नहीं रहते हैं। हम दिखाते हैं उन चीजों को, प्रमुखता से दिखाते हैं, हर बार दिखाते हैं। कोई एक बार का मामला नहीं है, ये हर बार का मामला। और देखिए, हर बार न्यूज़ 11 भारत को कामयाबी इसलिए मिलती है क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारे जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे जो शुभचिंतक होते हैं, वो हमें देते हैं जानकारी और हम उन जानकारियों को बस अपने लिए और दबा के नहीं बैठते, पचा के नहीं बैठते, जिसे दबाया इन घोटालेबाजों ने। न्यूज़ 11 भारत छोड़ेगा नहीं, इस बार भी नहीं छोड़ेगा। हर बार की तरह जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजकर ही चैन से बैठेगा। हालांकि चैन से तो हम तब भी नहीं बैठेंगे, फिर कोई मुद्दा होगा, फिर हम लड़ेंगे। तो हम अपने तमाम जो सहयोगी हैं वो उनसे जुड़ेंगे और साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनको आपसे रूबरू करा देते पहले और फिर इस मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, अधिवक्ता है हमारे हैं, राजीव कुमार वरिष्ठ अधिवक्ता हैं,
सुशांतु मुखर्जी हमारे साथ हैं, समाजसेवी हैं, जो ऐसे मामलों पर खास तौर से नजर रखते हैं और उसको लेकर काफी मुखर रहते हैं। हमारे साथ दिलीप होंगे, हमारे सहयोगी, जिनके जरिए ये खबर हम तक पहुंची, और साथ में विनोद मिश्रा भी होंगे, जो कि विनोद मिश्रा उर्फ गब्बर। तो बता दें दर्शकों को, विनोद मिश्रा जो है वो राजदार हैं, राजदार रहे हैं प्रमोद सिंह के और इस पूरे मामले के भी, लेकिन अब वो मुखर होकर चाहते हैं कि इस मामले में सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, और जो आरोपी हैं वो इसी तरह खुले नहीं घूमना चाहिए, उनकी जगह जो है जेल, वहां उन्हें पहुंचना चाहिए। तो हम सबसे पहले रुख करते हैं विनोद मिश्रा का। विनोद मिश्रा, पहला सवाल आपसे ही कि ये जो घोटाला हुआ, महाघोटाला हुआ, साल 2008 से ही चल रहा था, आपको सबसे पहले इसकी जानकारी कब मिली और क्यों आपको लगा कि ये घोटाला हो रहा होगा? आप तो विभाग से भी नहीं जुड़े थे, क्यों आपको कब ऐसा लगने लगा कि ये घोटाला हो रहा है? विनोद, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है जी। विनोद, हम सबसे पहला सवाल आप इससे करेंगे कि आपको कब ऐसा लगा कि ये घोटाला हो रहा है और इस घोटाले का पैसा बहुत लोगों के पास जा रहा है और लोग शामिल इसमें है, तो कब आपको अंदेशा हुआ और अब आप सामने आए हैं इस मामले को लेकर? प्रमोद के ही एक करीबी ने मुझे बताया था कि ये कुछ घोटाला चल रहा है। वो जो पैसा अकाउंट में डालता है और बोलता है कि दे दो, घर में दे दो, या ठेकेदार उसके यहाँ जो काम कर रहा है उसको दे दो, तो वो पैसा आप थोड़ा अपडेट करा के देखे हैं तो पहले कभी जरूरत पड़ता नहीं था। हम लोग के अकाउंट में कुछ पैसा वैसा आता था नहीं था, छोटा मोटा ठेकेदारी करते थे तो वो पैसा आता था तो चेक के द्वारा या फिर कार्ड के द्वारा आदमी इशू करा था। लेकिन जब पासबुक अपडेट कराया तो उसमें देखा मैंने, तो मैंने उसको तुरंत पूछा तो बोला कि उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हम बोले क्यों नहीं मतलब है? हम बोले कि आप इसको क्लियरिफिकेशन कीजिए, नहीं तो ये अच्छी बात नहीं है, हम कंप्लेन करेंगे, आप हमको इनकम टैक्स से क्लियरेंस दिलाइए। तो वो हम पे तमतमा गया, बोला कि हम बोल दिए ना एक बार, इसके बाद आपको समझ में नहीं आता है। फिर वो हमको धमकी देने लगा, तो धमकी में कुछ बड़ा टाइप का धमकी हो गया, सख्ती टाइप का धमकी हो गया, जो कि एक आम आदमी के बस से बाहर उस समय निकल पाना, उबर पाना। आपकी तो दोस्ती थी प्रमोद से, प्रमोद को आपने टोका था सबसे पहले, कब टोका था? कब आपको लगा कि वो कुछ गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर जा रहा है? जी, मैंने 2016 के फर्स्ट मंथ में ही, हमको लगता है 15 के लास्ट में या 16 के फर्स्ट में ही मैंने उससे, मेरा हॉट टॉक हो गया था उससे इसी मैटर को लेके। और इसके बाद मैंने उसके करीबियों में इस बात की चर्चा की, तो उन्होंने बोला कि आप, उसी का एक करीबी आदमी मुझे इनकम टैक्स यहाँ धनबाद ऑफिस ले गया। तो मैंने उसको जब सारा बात बताया तो वो बोले कि आप ऐसा है कि आप तुरंत एक एप्लीकेशन दे दीजिए। हम बोले ठीक है। फिर भी मैंने उसको एक बार कंसल्ट किया, उसके 2-3 लोगों से जो उसके साथ नज़दीकी हैं, उसके करीबी लोग हैं, मैंने उनसे कहा कि देखिए इस तरह का काम किया है, आप उसको बोलिए कि इनकम टैक्स में क्लियरेंस करा दें, नहीं तो फिर मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स में। तो एक उसी के दोस्त ने एक मीटिंग कराया। मीटिंग में प्रमोद ने साफ कहा कि ज्यादा आगे बढ़बा तो ठोका जीवा, भोजपुरी में ही बोला कि ज्यादा आगे बढ़बा तो ठोका जीवा, चुपचाप कहते नहीं कि रह जा तो रह जा। तो और वो कुछ लोगों के साथ में था, साथ में हथियार भी था उसके, और भी लोग थे। तो बाहरी लोग से मैं उन लोग को पहचान नहीं पाता था, आज तक नहीं पहचान पाया। तो मैं सहम गया, क्योंकि मेरे साथ कोई भाई भाई नहीं है मेरा, और ना ही हम लोग कभी उस तरह से रंगदार खानदान या फिर झगड़ालू किस्म का हम लोग का आज तक तो थाने में कोई कंप्लेन तक नहीं है। भागीदारी भी थी किसी तरह की, आर्थिक भागीदारी, कोई कारोबारी भागीदारी? जी नहीं, मेरे साथ उसका कोई कारोबारी भागीदारी नहीं थी। और मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रांची में उस समय मिस्टर अरविंद कुमार सर थे, मैंने उनके पास भी जाके लिखित दिया, उन्होंने लिखित लिया और इसके बाद बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद उन्होंने हमको 2-3 बार फोन करके भी बुलाया था, मैं गया। इसके बाद मैं चौथी बार या 5वीं बार जब उनके पास गया तो वो हमको मिलने से भी इनकार कर दिए। तो हमको समझ में नहीं आया। फिर सुबह के गए हमको लगता है कि 11 बजे पहुंचे थे, गए 4 बज गया शाम, और उनके पास कोई था भी नहीं। तो ऑफिस में मैंने उनको जबरदस्ती रूम में घुसा, बोला कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो पिछली बार आए थे तो आपने बोला था कि आप बहुत अच्छा काम किए, आप लेटर दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा कि आप दे दिए ना। हम बोले सर तो हमको उसका रिसीविंग दे दीजिए, कम से कम अपने सेफ्टी के लिए मैंने जो कंप्लेन किया कि मेरे साथ इस तरह से हुआ तो मुझे एक रिसीविंग दे दीजिए। वो बोले कि जाओ तो हो गया, जो हमको करना था कर दिया, अगर ज्यादा बोलोगे तो अरेस्ट करा दूंगा। तो एक वो बड़े अधिकारी थे, वहां पे मेरी कुछ चली नहीं। मैं चुपचाप बाहर बहुत मायूस होकर निकला था, तभी उसी ऑफिस का एक बंदा हमको धीरे से सीढ़ी पे आया और इसके बाद बोला कि लिफ्ट में आइए। लिफ्ट में मैं घुसा तो बोला कि आप चुपचाप चले जाइए, वहाँ पे डोरंडा या हरमू कहीं से, बोला कि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस से आप तुरंत लेटर को एक लिख के भेज दीजिए, मैं यहाँ पे डाक में रिसीव कर लूंगा। तो मैं तुरंत फिर भागा, वहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस कोई था नज़दीक में, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जो था वहाँ गया। मैंने वहाँ से पोस्ट किया और उसका मैंने डायरी मेंटेन भी किया, उसका रिसीविंग भी मैं अभी तक रखा हूँ कि वो चीज़ मैंने उनको भेजा। और इसके बाद वहाँ पे उन्होंने डाक नंबर भी मुझे दिया था, मैंने डायरी में मेंशन किया था, इनकम टैक्स कमिश्नर के ऑफिस में जो मेंशन हुआ था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद मैं गया था कुछ दिन बाद, तो उनसे कुछ बात होने लगी, तो फिर वो हॉट टॉक पे आ गए। फिर बोले कि आप जाइए, आपको एसीबी से बुलाहट है। तो मैं बोला कि एसीबी से क्यों बुलाहट है? सर मैंने ये पैसा का मामला है, मैं इनकम टैक्स में आऊँ तो एसीबी, मैं पहले एसीबी जानता भी नहीं था, मैं विजिलेंस जानता था, एसीबी को नहीं जानता था। एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में मुझे कभी जानकारी थी भी नहीं। तो फिर मैं चुपचाप चला आया। फिर मैं रांची गया, तब तक वहां से हमको फोन आया, मैं एसीबी में गया, बुलाया गया, मैं गया तो जो पूछा मैंने बताया। मैंने एसीबी को पहले जानता भी नहीं था, ना उसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी, क्योंकि धनबाद में कभी कोई एसीबी का जिक्र भी कभी नहीं हुआ था, ना ही स्टेट में, और ना ही इस सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना था। मैं पैसा का मैटर था तो इनकम टैक्स को ही समझ रहा था। मैंने वहाँ दे दिया इनकम टैक्स को मैटर। फिर उन्होंने जो पूछा मैंने बता दिया, लेकिन मैं सोच रहा था कि इनकम टैक्स में कार्रवाई हो रही है, इनकम टैक्स से कार्रवाई होगी आज नहीं कम से कम मैं दे के अपना चीज़, अपना वक्तव्य जो मेरे साथ हुआ था मैंने बता दिया, और सारी घटना को लिखित बाय डेट मैंने दे दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ। अच्छा, विनोद जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब उसने इस घोटाले की शुरुआत की थी और पैसा बनाना शुरू किया था उसने, लूपहोल्स ढूंढा था उसने और पैसे का गबन करना शुरू किया था उसने, तो सबसे पहले उसने गाड़ियां खरीदनी शुरू की थी, महंगी महंगी गाड़ियां शुरुआत उसने की थी, जो फॉर्च्यूनर और उससे भी ऊपर तक गई। तो जो कोई अरुण के नाम से वो गाड़ियां खरीदता था, ये अरुण कौन है? ये जानकारी तो आई है कि जो जितनी भी उसकी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां हैं, वो किसी अरुण हैं, अरुण साहू या अरुण सिंह, उनके नाम से खरीदा जाता था। तो वो कौन है, क्या जानकारी है आपको? जी, मुझे वो प्रमोद के ही साथ में कभी कभी मैं भी मिला था, वो उनके मित्र थे, उन्हीं के थ्रू हमसे कभी जान पहचान हुआ था। वो भी बंदा इस चीज को लेके हराश काफी हुआ था। वो उसको पहले बोला कि मैं गाड़ी तेरे नाम पे लूंगा तो तेरा भी बैंक क्रेडिट बढ़िया हो जाएगा, तुमको भी कभी भविष्य में गाड़ी बड़ा लोगे चाहे महंगा लोगे तो तुमको इश्यू नहीं होगा, बैंक तुमको लोन कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। इस केस में सर 2-3 लोग मतलब यह कहा जाए कि गलती से जो नहीं जानते हुए थे वो भी शिकार हुए थे, उसमें से एक अरुण कुमार भी है। कुछ लोग को जानकारी ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी उसका सहयोग कर रहे थे और ऊपर से धमकी भी दे रहे थे। इस्तेमाल आपका भी हुआ था इस तरह का धमकी की? जी, आपका भी इस्तेमाल किया था विनोद मिश्रा ने, माफ कीजिएगा प्रमोद ने जो मेरे पे अकाउंट में 2-3 या 4-5 बार जो डाला था, तो वो उस समय बाहर था, बोला कि मेरे घर पे दे दो, कभी 20,000 कभी 50,000 ऐसे करके, कभी 10,000 15,000 की, या फिर मेरे जो काम चल रहा है वहाँ पे उसको दे दो, जो ठेकेदार है उसको दे दो, सैटरडे वगैरह को अगर कभी नहीं रहा इमरजेंसी तो कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपना पैसा दे देता था, बोलता था कि आप आके दीजिएगा, तो नहीं मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ ना। तो कभी इस चीज़ को छोटा मोटा राशि था या फिर पड़ोस में रहने आता तो उतना तो विश्वास आदमी कर सकता है कि बगल में है, कुछ इमरजेंसी काम पड़ गया, नहीं है। अक्सर वो बाहर रहता था, वो हमेशा रांची ही ज़्यादातर रहता था, रांची दिल्ली वगैरह ज़्यादा रहता था। उसका अप्रोच भी काफ़ी, मतलब मैंने जैसा सुना है, देखा भी है, कुछ हद तक तो मैं भी देखा हूँ, उससे काफ़ी हाई प्रोफाइल अप्रोच रहते थे। नतीजा तो यही है सर कि उस समय का हुआ चीज़, और मैं भी कंप्लेन करने के बाद में जो हमको धमकी 1-2 कांड मेरे साथ हुआ, मैं चुपचाप लगा गया, मैं कहीं कुछ अप्रोच नहीं किया। लेकिन इधर 6 महीने से मैं तत्काल देख रहा हूँ कि मैं परेशानी में पड़ गया हूँ। फिर से प्रमोद शांत रहने वाला बंदा नहीं है, हमको लगता है कि हो सकता है केस कुछ मूवमेंट कर रहा हो इस वजह से, या जैसे भी मैं इंटरेस्ट लिया नहीं, कभी एसीबी में जा भी नहीं रहा था। हमको 2-3 साल हो गए, जब बुलाया कभी तो गया, नहीं तो कभी गया नहीं। और अभी
मैं जैसा देख रहा था मुझे लग रहा था कि वो कुछ मेरे साथ गलत करने वाला है, कुछ हरकत हो रही थी जो उसके साथ मैंने उसके घर पे भी एक बंदे को मैं पहचान जाऊंगा, सांवले कलर का है, उसके गृह प्रवेश के समय में आता था, वो काफी एक्टिव रहता था, वो बंदा छोटा छोटा बाल था, उसको मैंने कई बार अपने आगे पीछे होते देखा, कुछ गलत गतिविधियां भी थी। अब क्या बताऊं, मैं सब कुछ खोल के बताऊंगा, और जैसे बता रहा हूँ हमको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत बहुत जल्द होने वाला है। मैंने डीजीपी साहब को भी लेटर में लिख के दे दिया है। विनोद 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 विनोद, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़ 11 भारत पर है, और न्यूज़ 11 भारत पर अगर आप हैं तो आपको और आपकी आवाज को हर कोई सुन रहा होगा, प्रशासन सुन रहा होगा, पुलिस सुन रही होगी। ये आप मान के चलिए, सुरक्षित आप रहेंगे, इतना हम आपको भरोसा देते हैं। यहाँ पर राजीव कुमार हमारे साथ अधिवक्ता हमारे जुड़े हुए, उनसे कुछ कानूनी पहलू पर भी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। राजू जी, सुना आपने विनोद मिश्रा, जो कि एक आप कह सकते हैं एक वॉचडॉग के तौर पर या फिर एक सूत्रधार राजदार के तौर पर सामने आए, एक गवाह भी मान सकते हो, सरकारी गवाह हैं या नहीं मुझे नहीं पता अभी, तो इनको जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी है प्रमोद की ओर से, और प्रमोद कुमार सिंह और बाकी घोटालेबाज जो हैं वो अभी बेल पर हैं। तो कानूनी तौर पर तो उन्हें फिर से वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि बेल की तो शर्त ही होती है कि आपको बहुत सही तरीके से, सामान्य तरीके से आपको जिंदगी जीना है। देखिए, यदि ऐसा है तो वो वहां के जो पुलिस कप्तान है उनको एप्लीकेशन दें और उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि ये हम इसमें विटनेस हैं और हमने डॉक्यूमेंट्स काफी प्रोवाइड किए हैं लोगों को, और जो आज 2016 में जो केसेस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं मेरा जो है कंट्रीब्यूशन है। तो हमको लगता है कि उनको जो लोकल पुलिस है या जो सरकार है वो प्रोटेक्ट करेगी, और ये ड्यूटी भी है सरकार की प्रोटेक्ट करना, क्योंकि यदि नहीं करेगी तो कल को विटनेस कहाँ मिलेगा। और इस तरह के घोटाले जो है स्वास्थ्य विभाग में आज के दिन में, जो स्वास्थ्य विभाग एक तरह से कहिए कि सभी के आंख के सामने है कि क्या हुआ है अभी तक और क्या हो रहा है। अभी तक के जो हिसाब किताब है उसमें कितने लोग सफर कर रहे हैं, लोगों की मौत हुई है, लोग दर दर भटक रहे हैं, अभी जाकर के कुछ मामला सुधरा है। बिल्कुल। लेकिन अंततः ये देखा जाएगा कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी तरह के लोगों के कारण गड़बड़ हुआ है। जितने भी पीएचसी और सीएचसी है इसमें पिछले 20 साल में 2000 करोड़ के आसपास में खर्च हुआ है। और जहां तक वो जिस सीएचसी की बात हो रही है, आपको 50 सीएचसी की, हाँ, तो वहां पे हमको लगता है कि हमने एक पीआईएल पूर्व में किया था, उसमें था कि कुछ जो पीएचसी और सीएचसी है वहां जी, पीएचसी जोड़ा पैसा तो सैंक्शन हो गए थे 2008 में। पीएचसी है वो? जी हाँ। जी, तो उस अच्छा पीएचसी है। हाँ। तो ऐसा क्या है कि जितने भी पीएचसी और सीएचसी हैं झारखंड में, इंक्लूडिंग ये, वहां पे इस तरह के घोटाले क्यों हो रहे हैं या हुए हैं? उसका कारण है कि ज्यादातर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में बहाली होती है, बिल्कुल, उनकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, और सारे लोग जब रहेंगे तो एक बार सब मिल करके लूट लेंगे, और जब लूट लेंगे तो आप पकड़ते रहिए उनको, क्या करिएगा? एफआईआर होगा, 2016 में एफआईआर हुआ है, और वो बेल पे है। बेल पे तो खैर ऑनरेबल जो लर्नेड कोर्ट है या ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दिया होगा, और काफी दिन ये लोग रहेंगे, या तो जेल में रहे होंगे या एंटिसिपेटरी बेल दिया होगा। वो एक मुद्दा अलग है। राजू जी, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं इसमें, जो सहयोगी है प्रमोद के, या प्रमोद को जो संरक्षित कर रहे थे अधिकारी या सिविल सर्जन भी उसमें हैं, और भी बहुत सारे अकाउंटेंट जो हैं वो हैं जो संरक्षण मिल रहा था जिनका प्रमोद को 2019 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन उन्हें भी पता नहीं कैसे बेल मिल गई है, क्या मामला दर्ज हुआ, लेकिन एसीबी उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। अभी बहुत सारे और आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। देखिए क्या है कि इन्वेस्टिगेशन का जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एजेंसियां करती हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी काफी कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के काम, इस तरह के स्वास्थ्य में विभाग में यदि घोटाला है तो अभी हमको लगता है कि एसीबी को ध्यान देना चाहिए, और जो भी लोग हैं ये एक उदाहरण पेश हो कि नहीं, इस तरह के मामले यदि आप करेंगे, घोटाले करेंगे स्वास्थ्य विभाग में जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है,
जो जिंदगी मौत का की बात होती है, उस केस में इन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए एसीबी को, और बाकी लोग हैं उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यदि इवन चार्जशीट भी हो गया होगा तो आगे भी सेकंड चार्जशीट, थर्ड चार्जशीट होते ही है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसको जहां तक आप दिखा रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से सारा चीज ओपन है, तो ये कैसे चला जाता था? क्या उस समय के जो सेक्रेटरी हैं हेल्थ के, या उस समय के जो है वहां जिले में लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन वगैरह, क्या उनकी मिली भगत नहीं थी? होनी है, क्योंकि कोई आदमी इतना बड़ा होते जाता है तो ऐसा नहीं छुपा हुआ रहता है, सभी को फायदे होते हैं, इसी के लिए उनको प्रोटेक्शन मिलता है। बिल्कुल। और वो एक तरह से सिस्टम को खरीद लेता है। तो जो आदमी को दिखा रहे हैं ये सिस्टम को खरीद लिया, बिल्कुल सिस्टम को उसमें मान लीजिए विनोद मिश्रा आज के दिन में जो है एज ए विटनेस बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बाकी लोग ये समझते हैं कि बाकी लोगों को उसने खरीद लिया था, ये जैसा बता रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही सीरियस मामला है, और आज के दिन में अब समझने की जरूरत है कि कोई घोटाला करके और चला जाए, उस पर केसेस हो, उससे कोई मतलब खास मायने नहीं रखता, वो जेल चला जाए, बाहर निकल जाए। सबसे बड़ी चीज है कि जितना ले गया उतना हमको वापस लेकर के उस हॉस्पिटल में लगाया जाए। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और ये होना चाहिए। बिल्कुल, अटैचमेंट जो संपत्ति का इनका जो है, यदि घोटालेबाजों की राजू जी कैसे ये वसूली, ये कैसे हो, अटैचमेंट कैसे हो? क्या एसीबी के तहत ये सारी चीज हो सकती है? एसीबी अगर जांच हो रही है तो क्या ऐसी मांगे रखी जा सकती है कोर्ट में जब ये मामला जाएगा? तो देखिए, एसीबी को जो है वो प्रॉपर्टी अटैच करने का आज के दिन में पावर नहीं है, क्योंकि ये काम जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकता है। बिल्कुल, यही एक दुख रहा है कि आज तक ये लोग नहीं कर पाए। जैसे बिहार में है, बिहार में उन्होंने अमेंड किया है और वो कन्फिस्केट करते हैं। जैसे ईडी को पावर है, वैसे एसीबी को पावर है। तो यहां तो वो एक तरह से कहिए कि हमारे हिसाब से कुछ बदलाव की जरूरत है और ड्रास्टिक चेंज की जरूरत है। जब तक ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा तो वैसे होते रहेंगे, केस फाइल होगा, लोग जेल जाएंगे, बेल होगा। तो क्या इसके लिए बीपीआईएल संभव है कि जैसे बिहार में डेथ हो जाएगी, संपत्ति जब्त करने का एक कानून बना है बिहार में, क्या उस तरीके से झारखंड में बने? क्या ये हम जनहित याचिका के तहत मांग कर सकते हैं, या जनहित याचिका इस पर दाखिल की जा सकती है? देखिए, जनहित याचिका बिल्कुल क्लियर है कि जो कानून बनाना न्यायपालिका इसकी विधायिका का काम है, और राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसा नीड है, ये जरूरत है, तो हमको इस तरह का कानून बने। लेकिन न्यायपालिका जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऑर्डर नहीं कर सकती कि ये कानून बनाओ, ये कानून नहीं बनाओ। जो कानून बनते हैं उस पर विचार होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, संवैधानिक है कि नहीं। यदि संवैधानिक नहीं होते, गैर संवैधानिक माना जाता है। लेकिन कानून बनवाना जो है वो हमारे यहाँ जितने भी विधायक है यहाँ, या जो आम पब्लिक है, या जो सिविल सोसाइटी है, इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग बहुत झेल चुके हैं पिछले 20 साल। बिल्कुल राजू जी, बढ़े हैं आगे। और आज के दिन में जो मौतें हुई हैं और मौतें हो रही हैं झारखंड में, रांची में और झारखंड में, लोगों का जो एक तरह से कहिए कि माहौल बना हुआ है, खौफ बना हुआ है अपने स्वास्थ्य को लेके, और स्वास्थ्य महकमा जो है इसमें कवर अप नहीं कर पा रहा है, उसको मीट नहीं कर पा रहा है नीड। तो ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल राजू जी आएंगे आपके पास। सुशांत मुखर्जी साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर। सुशांत जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार कि हम इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो चाहते हैं कि इसमें जनहित याचिका दाखिल हो कि एसीबी ने जिस तरीके से जांच किया है और चीजों को आगे बढ़ाया, लेकिन बावजूद बेल पर है, और जनहित इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। तो क्या जनहित याचिका इस पे दाखिल होनी चाहिए कि ऐसे चीजें सामने आए, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो? निश्चित तौर पर होनी चाहिए। पहले बता दें कि हमारे झारखंड में पिछली सरकार में अगर चले जाए, उसकी पीछे सरकार में चले जाए, मधु कोड़ा से लेकर तब तक अभी तक स्वास्थ्य पर बहुत बड़े घोटाला है, जो राजीव जी को पता है पूरा। वो आप देखेंगे अभी चल रहे केस, अभी तक वो केस चल रहे हैं। ये क्या है, ये समझ से परे हैं। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि इस पे ऑडिट कैसे हुई, और ये जब जांच शुरू होने से पहले, हमें लगता है एसीबी से पहले ये जांच किसी
रीटर जज के टीम को बना के ये जांच अगर करते किए जाते तो हमें लगता है कि इससे भी बढ़िया जांच होती। और ये बेल की मामला है, अगर सोचिए जो मुख्य आरोपी है वो ले लिए एंटी सेफ्टी बेल, उसके बाद जितने भी उनके साथ है 6, 5, 4 जो होंगे वो भी ले लिए बेल। बेल तो न्यायालय देंगे, बेल के लिए कोई किस बोल नहीं सकते, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है गवाह को डराना धमकाना, ये सरकार को देखने की जरूरत है। और जो राजीव जी जो बात रख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि भाई हमारे विधानसभा में कैबिनेट में लाइए भाई इसको, इस कानून को, एसीबी को ये पावर दे कि इस पर वो अटैच कर सके संपत्ति। ये तो एकदम हमें लगता है कि पक्ष विपक्ष इसमें कोई विरोध होगी, एकदम इससे लाया जाए और बिहार की सरकार की जैसा यहां भी बनाया जाए। और ये अटैचमेंट की अगर काम हो जाए शुरू, हमें लगता है कि जितनी संपत्ति हमारी गई है वो संपत्ति आपस हो जाए और उससे एक हॉस्पिटल बनाया जाए। ये होना चाहिए। सरकार को ये अटैचमेंट करके संपत्ति को गाड़ के नहीं रखना है, उस पर यूज करे और हॉस्पिटल बनाए, कुछ बनाए, ये बनने की जरूरत है। अगर देखिए ये अगर नहीं होते तो हम आपको बताते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम बताते हैं, इस पर हम लोग काम करेंगे। आज इस पर हम लोग काम करेंगे और कोरोना जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, राजीव जी से भी मिलेंगे, सबसे मिलकर किस तरह से प्रेशर बनाया जाए और सरकार को डायरेक्ट बात करेंगे। सरकार से कोई दिक्कत नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, निश्चित हमें लगता है कि वो इस पर काम करेंगे और हमारी झारखंड की जनता स्वास्थ्य जो लूट हो रही है इससे बचेंगे, ये हम बताना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो सुशांतो दा, हम आएंगे आपके पास और तभी लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और इसके बाद जो घोटालेबाज इंसानियत के दो दुश्मन हैं, जो घोटालेबाज हैं, यानी कि जो तमाम जो घोटाला हुआ है धनबाद में और जितने भी उसमें किंग पिन हैं, उनसे जुड़े तमाम मुद्दों को हम यहां पर एक बार फिर से रखने की कोशिश करेंगे और विरोध विश्वास गड़बड़ के जरिए खास तौर से जानेंगे कि आखिर ये घोटाला कितने का हो सकता है, एक असेसमेंट एसीबी ने कितने तक का किया है, कब से कब तक का किया है। बहुत सारी जानकारी अभी विरोध विश्वास से हमें लेनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहां पर।